नमस्कार, रामा वर्ल्ड चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और देखिए, अमेरिका और ईरान के बीच हुए जो समझौते हैं उससे भड़क गया है इजराइल। और हमेशा की तरह इस वीडियो में भी सभी वर्ल्ड की सभी खबरों को हम लोग एक ही साथ देखेंगे, जानेंगे। तो देखिए, इजराइल का जो यूएस ईरान शांति समझौते को मानने से उसने इनकार कर दिया है। और नेतन्याहू के मंत्री बोल रहे हैं कि लेबनान से पीछे नहीं हटेंगे, हम अमेरिका के गुलाम नहीं हैं। तो दरअसल देखिए, युद्ध विराम का समझौता तो हो गया, लेकिन इजराइल में भारी नाराज़गी नज़र आ रही है। और इजराइल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री हैं ये इतामार बेन ग्वीर, इन्होंने साफ किया है कि डोनाल्ड ट्रंप का यह समझौता उन्हें कतई मंजूर नहीं है, क्योंकि इजराइल कोई अमेरिका के अधीन नहीं है। यानी कि यहाँ पर जो समझौता हुआ है यह इजराइल और ईरान के बीच होना चाहिए इनके अनुसार, लेकिन यह तो अमेरिका और ईरान ने किया है, जबकि खतरा मेन तो इजराइल के पास था। तो इनका यही कहना है। साथ ही में जो रक्षा मंत्री काट्ज हैं, उन्होंने भी ऐलान किया है कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बावजूद इजराइल डिफेंस फोर्स जो है सो लेबनान, सीरिया और गाजा के सुरक्षा जोन से पीछे नहीं हटेगी। यानी कि इसका मतलब साफ है कि इजराइल लगातार लेबनान, सीरिया और गाजा में अपना एक्शन जारी रखेगा, जबकि ईरान चाहता था कि लेबनान से इजराइल के सैनिक पीछे हट जाएं, वहाँ पे बमबारी ना करें। तो ये एक बड़ी बात है। देखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो होर्मुज़ क्षेत्र में जान गंवाने वाले 4 भारतीय जो नाविक हैं, उनके परिवारों के लिए मुआवजे की मांग अब उठ रही है। अमेरिका और ईरान के बीच हुए शांति समझौते का स्वागत करते हुए फॉरवर्ड सीमेंस यूनियन ऑफ इंडिया ने, यानी कि FSUI ने पीड़ित परिवारों के लिए न्याय की मांग की है। और यूनियन ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से अपील की है कि होर्मुज़ क्षेत्र में हुए हमलों में जान गंवाने वाले 4 भारतीय नाविकों के परिवारों को कम से कम $50 लाख का मुआवजा दिया जाए। तेल टैंकर MT सेटेबेले पर हुए जो अमेरिकी कार्रवाई है उसके दौरान चीफ इंजीनियर पतनाला सुरेश, आदित्य शर्मा और शिवानंद चौरसिया और उन्हीं के साथ निशांत उर्धनाथन की जान चली गई थी। FSUI ने इसे अमेरिकी प्रशासन की मानवीय और नैतिक जिम्मेदारी बताया है, लेकिन अमेरिका ने अभी तक इस पर कोई भी शोक संदेश, कोई भी दुख भी जाहिर नहीं किया है। और उसने साफ साफ कहा है कि हमने कई बार चेतावनी दी, लेकिन ये लोग माने नहीं। हालांकि कंपनी की तरफ से कहा गया है कि कोई चेतावनी नहीं दी गई थी और अमेरिका के हेलफायर मिसाइल ने हमला कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहे हैं कि यह हमला हमने नहीं बल्कि ईरान ने किया है। तो ये इस तरीके से पूरा का पूरा मामला है। इस पर बवाल भी उठा है देश के अंदर, आज राजनीति भी चल रही, जिस पर चर्चा आगे होगी। फिर देखिए, तो स्लोवाकिया ने किया है भारत की UNSC स्थायी सदस्यता का समर्थन। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 3 यूरोपीय देशों के दौरे के दूसरे चरण में स्लोवाकिया पहुंचे हुए हैं। वर्ष 1993 में स्लोवाकिया की आज़ादी के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली ऐतिहासिक यात्रा है। इस दौरान अगर आप देखें तो स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का खुल करके समर्थन किया है। दोनों देशों ने अपने द्विपक्षीय जो रिश्तों हैं उसको कम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का दर्जा देने का भी बड़ा फैसला किया हुआ है। तो ये बात आगे आपको स्लोवाकिया को लेकर के। फिर आगे देखिए, तो संघर्ष वाले इलाकों में भारतीय नाविकों की तैनाती पर लगी है रोक। दरअसल खाड़ी क्षेत्र में भारतीय कमर्शियल जहाज़ों पर अमेरिकी हमलों के बाद डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग जो हैं उन्होंने बड़ा फैसला लिया है। DGS ने शिपिंग कंपनियों को अगले आदेश तक भारतीय नाविकों को मध्य पूर्व के संघर्ष वाले इलाकों में तैनात न करने की सख्त सलाह दी है। और होर्मुज़ स्ट्रेट और ओमान की खाड़ी के पास जो हालिया सुरक्षा घटनाओं को देखते हुए कदम उठाया गया है। सरकार भारतीय नौसेना और विदेश मंत्रालय के साथ मिलकर की स्थिति पर बारीकी से नज़र रखी हुई है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि अब बताया जा रहा है कि अगले आदेश तक भारतीय नाविकों को मध्य पूर्व के संघर्ष वाले इलाकों में तैनात नहीं किया जाएगा। तो ये एक बड़ी अपडेट है। फिर देखिए, तो हालांकि संघर्ष अभी रुक गया है, लेकिन फिर भी कई सारे मामले जो हैं जो कि चल रहे हैं। हालांकि मुझे लगता है कि नाकेबंदी अब हट गई है और अब सब कुछ सही तरीके से वहाँ पे ऑपरेशन शुरू हो रहा है। फिर देखिए, तो अमेरिका और ईरान के बीच जो ऐतिहासिक शांति समझौता है उससे भारत को मिलेंगे बहुत बड़े आर्थिक फ़ायदे। दरअसल अमेरिका और ईरान के बीच जो हुए हैं ऐतिहासिक शांति समझौते से भारत को 7 बड़े तत्कालिक और दूरगामी फ़ायदे मिलेंगे। इस ऐतिहासिक समझौते की घोषणा के बाद अगर आप देखें तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में एकदम से 4% तक की गिरावट दर्ज की गई है, जिससे भारत का आयात बिल घटेगा और महंगाई से बड़ी राहत मिलेगी। खाड़ी देशों में जो रहने वाले लाखों भारतीय हैं उनकी सुरक्षा भी सुनिश्चित होने के साथ साथ समुद्री व्यापारिक मार्ग भी सुरक्षित हो जाएंगे। तो ये बहुत बड़ी अपडेट है भारत के लिए। फिर देखिए आगे, तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में मनाया अपना जन्मदिन। और यह उनका जन्मदिन था, 80 साल के हो चुके हैं। और ट्रंप ने व्हाइट हाउस के साउथ लॉन में अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप के मुकाबलों के साथ अपना 80वां जन्मदिन मनाया है। उन्होंने इस भव्य आयोजन पर करीब $6 करोड़ यानी कि 567 करोड़ रुपए की खर्च की गई है। इस इवेंट के मुख्य मुकाबले में अगर आप देखें तो अमेरिकी फाइटर
जस्टिन गेथजे ने शानदार जीत दर्ज करके और लाइट वेट चैंपियन का खिताब अपने नाम किया है। यह खास आयोजन जो है सो कि अमेरिका की आज़ादी के 250 साल पूरे होने के जश्न का भी हिस्सा है। तो ये एक बहुत बड़ी अपडेट मैंने आपको दी है। फिर आगे अगर देखें तो बांग्लादेशी प्रधानमंत्री के सलाहकार को एंट्री न मिलने पर कूटनीतिक विवाद यहाँ पर दिख रहा है। दरअसल बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के जो सूचना सलाहकार हैं जाहिद उर रहमान, उनको दिल्ली हवाई अड्डे पर प्रवेश न मिलने से कूटनीतिक तनाव बढ़ गया है और बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने इस घटना पर कड़ी नाराजगी जताते हुए ढाका में भारत के कार्यवाहक हाई कमिश्नर पवन बाधे को तलब किया है। और फिर यहाँ पर बताया जा रहा है कि सलाहकार दिल्ली में आयोजित इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन की बैठक में शामिल होने वाले थे। हालांकि बाद में अनुमति मिलने के बावजूद वह कोलंबो होते हुए वापस ढाका लौट गए हैं। तो ये एक बड़ी बात है। फिर देखिए तो ईरान अमेरिकी समझौते पर अमेरिकी सियासत तेज हो गई है। दरअसल अमेरिका और ईरान के बीच हुए शांति समझौते पर डेमोक्रेटिक पार्टी के नेताओं ने बड़े कड़े सवाल खड़े किए हैं और यहाँ पर सांसद क्रिस मर्फी ने इस डील को ईरान के सामने आत्मसमर्पण बताया है। उन्होंने कहा है कि यह युद्ध जारी रखने से बेहतर है लेकिन कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है। यानी कि अमेरिका में सीनेटर जो हैं क्रिस कून्स ने भी समझौते का लिखित प्रारूप न होने पर चिंता जताई है और यह डील फिलहाल कई अनसुलझे सवालों के घेरे में है। तो विपक्ष जो है जो ट्रंप पे लगातार सवाल उठाता रहेगा, युद्ध जारी रहे चाहे युद्ध रुक जाए, दोनों केस में। फिर देखिए G7 में मोदी और ट्रंप की संभावित मुलाकात पर विपक्ष ने कई सारे सवाल उठाए हैं और यहाँ पर जो फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान मोदी और ट्रंप की मुलाकात की संभावना है, व्हाइट हाउस ने इसकी पुष्टि की है। इस बीच में अगर आप देखें तो कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम हमले और ओमान की खाड़ी में अमेरिकी नौसेना द्वारा 3 भारतीय नाविकों की हत्या का मुद्दा उठा करके सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा है कि जो पहलगाम में जिस तरह से मारा जा रहा है और जिस तरह से अमेरिका समुद्र में हमारे लोगों को मार रहा है, इसे लेकर के कांग्रेस के प्रवक्ता हैं सुप्रिया श्रीनेत, उन्होंने तीखा सवाल पूछते हुए कहा है कि क्या मोदी जी भारतीय नागरिकों की जान लेने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से हाथ मिलाएंगे? तो ये एक बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर यह तर्क दिया जा रहा है कि जब क्रिकेट का मैदान था तो वहाँ पर हमारे खिलाड़ियों ने पाकिस्तान से हाथ नहीं मिलाया क्योंकि पाकिस्तान ने हमारे लोगों की जान ली थी। और यहाँ पर अगर ट्रंप के जो सेना है वह हमारे नागरिकों की जान ले रही है तो इसके बावजूद भी क्या ट्रंप उससे हाथ मिलाएंगे? तो ये सवाल उठाए जा रहे हैं और तनावपूर्ण कूटनीतिक माहौल के बीच इस संभावित मुलाकात को लेकर के राजनीतिक विवाद लगातार देश में खड़ा है। फिर देखिए तो ईरान अमेरिका समझौते पर विशेषज्ञों ने सवाल उठाए हैं और यहाँ पर हो ये रहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच अगर होने जा रहे जो समझौते हैं उसको इजरायली विशेषज्ञ हैं सागिब स्टेनबर्ग, उन्होंने महज 60 दिनों का एक अस्थायी युद्ध विराम बताया है। उन्होंने दावा किया है कि यह कदम अमेरिकी मध्यावधि चुनाव को देख करके उठाया गया है। दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने भी ईरान को अविश्वसनीय बताते हुए इसके जल्द टूटने की चेतावनी भी दी है। और सबसे बड़ा खेल करेगा इजराइल, कोई ना कोई हमला कर देगा, उसके बाद ये सिचुएशन ब्रेक हो जाएगा और ट्रंप उसे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे जहाँ तक मुझे लगता है आने वाले समय में। लेकिन अगर टिक जाए तो अच्छी बात है। और साथ ही जो ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री है उन्होंने हिंद प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा के लिए भारत और ऑस्ट्रेलिया की मजबूत रणनीतिक साझेदारी को भी बेहद जरूरी उन्होंने बताया है। फिर देखिए तो जिनेवा में होगा अमेरिका और ईरान के बीच ऐतिहासिक शांति समझौता। अमेरिका और ईरान के बीच जो ऐतिहासिक शांति समझौता है उस पर आगामी 19 जून को स्विट्जरलैंड के जिनेवा में हस्ताक्षर किए जाएंगे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने संसद में इसकी घोषणा करते हुए कहा है कि इस कार्यक्रम की मेजबानी पाकिस्तान करेगा और इस समझौते के तहत अगर आप देखें तो दोनों देश युद्ध रोकने और होर्मुज़ को फिर से खोलने पर सहमत हुए हैं। इस शांति प्रक्रिया में कतर ने भी बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर ये समझौता साइन नहीं हो रहा है, इसे लेकर के कई लोग इसकी आलोचना भी कर रहे हैं कि पाकिस्तान यहाँ पे देखता रह गया और स्विट्जरलैंड जहाँ पे जनरली शांति समझौते होते हैं एक बार फिर से बाजी मार गया है। फिर देखें तो घरेलू फैसलों में उत्तर पूर्वी राज्यों की महिलाओं का दबदबा शुरू हो गया है। कैसे? तो राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार देश में 89% महिलाएं, अविवाहित महिलाएं जो हैं वो घरेलू फैसलों में हिस्सा लेती हैं। इस मामले में अगर आप देखें तो नागालैंड 98.9% के साथ शीर्ष पर है, जिसके बाद सिक्किम और मिजोरम का स्थान भी आता है। दिल्ली में अगर आप देखें तो यह आंकड़ा 90.7% है, जो उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों से बेहतर है। दिल्ली में महिलाओं के अपने बैंक खाते होने की संख्या भी 72.5% से बढ़कर के और 86.7% तक हो गई है। तो ये एक महिलाओं के लिए बड़ी बात है और ये बाकी देशों में भी ये होना चाहिए, जो कि ज़रूरी है। देखिए भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार हो रही है CISF के जवान। CISF के जवान जो है चूँकि हवाई अड्डे से लेकर के संसद के जो संवेदनशील स्थान हैं उसकी सुरक्षा करने के लिए अपने जवानों को भविष्य की सुरक्षा चुनौतियों के लिए तैयार कर रही है और इसके लिए सीधे
मतलब भारतीय सेना और जो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के साथ मिलकर के अपने जवानों को क्लोज कॉम्बैट और गुरिल्ला युद्ध की ट्रेनिंग भी दी जा रही है, ताकि जो इसके साथ भारतीय वायुसेना भी इसके साथ जुड़े हुए हैं। आईआईटी मद्रास के सहयोग से भी जवानों को ड्रोन ऑपरेशन के साथ साथ साइबर कमांडो एडवांस कोर्स की भी स्पेशल ट्रेनिंग भी दी जा रही है, जो कि इन्हें और भी ज़्यादा मजबूत और प्रशिक्षित करेगी। फिर देखिए, तो भारत और स्लोवाकिया के बीच ऐतिहासिक समझौते हुए हैं। मोदी जी ने अपने स्लोवाकिया यात्रा के दौरान अगर आप देखें तो वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं रॉबर्ट फिको, उनके साथ अहम बैठक की है दोनों देशों के बीच। अगर आप देखें तो डिजिटल टेक्नोलॉजी, सिविल न्यूक्लियर एनर्जी और रक्षा सहयोग को लेकर के कई महत्वपूर्ण समझौते हुए हैं। मोदी जी ने टेक्नोलॉजी को दोनों देशों की भावी साझेदारी का मुख्य आधार बताया है। स्लोवाकियाई प्रधानमंत्री ने मोदी के लगातार 12 वर्षों के सफल कार्यकाल की सराहना करते हुए इसे एक चमत्कार भी बताया है। फिर देखिए, अमेरिका ईरान डील पर कांग्रेस का वार सामने आ रहा है। दरअसल अमेरिका और ईरान के बीच हुए शांति समझौते के बाद कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने केंद्र सरकार की विशेष नीति पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि इस पूरी प्रक्रिया में पाकिस्तान, सऊदी अरब, कतर, तुर्की सक्रिय दिखे हैं, और जबकि भारत की भूमिका नज़र नहीं आ रही है। और खेड़ा ने यह भी आरोप लगाया है कि पश्चिम एशिया के अगर बड़े घटनाक्रम में अगर भारत प्रभावी भागीदार बनने के बजाय अब मुख्य दर्शक बन करके रह गया, तो कांग्रेस का सवाल उठ रहा है कि अगर पाकिस्तान शांति समझौता कर रहा है तो भारत कहाँ है। फिर देखिए, तो भारत और नेपाल के बीच सीमा पर रेलवे प्रोजेक्ट्स का असहमति हो चुका है, और ये बताया जा रहा है कि भारत और नेपाल के बीच 10वीं प्रोजेक्ट स्टीयरिंग कमेटी और 8वीं ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप की बैठक संपन्न हुई है। और इस महत्वपूर्ण बैठक में दोनों देशों के बीच अगर आप देखें तो सीमा पार रेलवे प्रोजेक्ट्स पर विचार से चर्चा की गई है। योजना के तहत अगर आप देखें तो बिहार के रक्सौल से नेपाल की राजधानी काठमांडू के बीच अगर आप देखें तो ब्रॉड गेज रेलवे लाइन बिछाई जाएगी। इसके साथ ही जनकपुर से अयोध्या के बीच जल्द ही यात्री ट्रेन सेवा शुरू करने के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर पर भी गंभीर मंथन हुआ है। तो ये सारी की सारी डिटेल अब सामने आ रही है। फिर देखिए, तो ड्रोन जनरल की विदाई हो रही है। भारतीय सेना के प्रमुख हैं जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी 30 जून को अपना कार्यकाल पूरा करेंगे। उन्हें भारतीय सेना में ड्रोन क्रांति और आधुनिक युद्धक बदलाव का मुख्य चेहरा जो है सो कि माना जा रहा है। उनके नेतृत्व में अगर आप देखें तो सेना में 50,000 से अधिक ड्रोन शामिल हुए हैं। नई युद्ध रणनीतियों को बढ़ावा मिला, और ऑपरेशन सिंदूर जैसे अभियानों ने तकनीक आधारित युद्ध क्षमता की नई तस्वीर भी पेश की है। तो यहाँ पर द्विवेदी जी जा रहे हैं जनरल साहब, लेकिन इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धि भारतीय सेना को करके दिखाई, और इनका कार्यकाल बहुत ही अभूतपूर्व रहा है। फिर देखिए, तो मोबाइल इमरजेंसी अलर्ट मैसेज सेवा पर कुछ दिनों के लिए लगेगी रोक। दरअसल नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने मोबाइल फ़ोन ब्रॉडकास्ट अलर्ट मैसेज सिस्टम को फिलहाल कुछ दिनों के लिए रोक दिया है। इस आपातकालीन सेवा के जरिए अगर आप देखें तो प्राकृतिक आपदा आने से पहले लोगों को मोबाइल पर तेज़ आवाज़ के साथ मैसेज भेज करके सतर्क किया जाता है। पिछले दिनों सामने आई तकनीकी कमियों और मिले जो फीडबैक हैं उसको दुरुस्त करने के लिए यह फैसला लिया गया है। कमियों को ठीक करने के बाद अगर आप देखें तो इसे जल्द ही दोबारा शुरू किया जाएगा। पर देखिए, आईआईटी भुवनेश्वर के वैज्ञानिकों ने एक नया एआई मॉडल विकसित किया है जो बादल फटने की घटनाओं के 72 घंटे पहले ही सटीक चेतावनी दे सकता है। इस डुअल इनकोडर क्रॉस अटेंशन फ्यूजन ट्रांसफार्मर मॉडल का प्रशिक्षण वर्ष 2023 में हिमालयी क्षेत्रों में किया गया था। प्रशिक्षण के दौरान यह मॉडल बेहद सटीक साबित हुआ था, और इसने पारंपरिक जो WRF मॉडल की तुलना में बारिश के समय और तीव्रता के बदलाव को बेहतर तरीके से समझा था। यह नया सिस्टम जो है उसकी भविष्य में दिल्ली समेत अन्य राज्यों को भी गंभीर आपदाओं से बचा सकता है और अलर्ट कर सकता है। फिर देखिए, तो पाकिस्तान में मिलिट्री ट्रेनिंग प्लेन क्रैश में दो पायलटों की मौत हो गई है। दरअसल पाकिस्तान के जो खैबर पख्तूनख्वा प्रांत है वहाँ पर मर्दान जिले में एक मिलिट्री ट्रेनिंग प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हो गई, और नियमित प्रशिक्षण मिशन पर उड़ान भरने के दौरान यह विमान अचानक कटलंग रोड के पास क्रैश हो गया। इस दर्दनाक हादसे में विमान में सवार दोनों पायलटों की मौत हो गई है। हादसे की चपेट में आने से 3 अन्य लोग भी घायल हो गए, और घटना की जांच भी शुरू की गई। तो पाकिस्तान के लिए दुखद खबर। फिर देखिए, तो विदेश नीति और राष्ट्रीय हित के मुद्दों पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने केंद्र सरकार को निशाना बनाया है। दरअसल यहाँ पर गंभीर सवाल उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि साल 2008 के मुंबई हमले के बाद जिस पाकिस्तान को भारत ने अलग थलग कर दिया था, वह अब चीन के सहयोग से नया वैश्विक प्रभाव हासिल कर चुका है, और ईरान अमेरिका समझौते में महत्वपूर्ण भूमिका भी उसने निभाई है। जयराम रमेश के अनुसार यह स्थिति भारत के लिए बहुत ही बड़ी एक तरीके से जियोपॉलिटिकल चुनौती है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की इजराइल नीति की आलोचना भी करते हुए कहा कि राष्ट्रीय हित संतुलन की मांग करते हैं, एक तरफा रिश्ते की नहीं, जहाँ पर आप किसी के भी ऑर्डर को सीधे मानते चले बिना किसी शर्त के। तो ये चीज़ सामने आ रहा है। जयराम रमेश के द्वारा सवाल उठाए गए। फिर देखिए, तो भारत और बांग्लादेश सीमा पर घुसपैठ को लेकर के बड़ा तनाव दिख रहा है, और यहाँ पर बताया जा रहा है कि दर्शन जयनगर बॉर्डर पर बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश यानी कि जो उनके
बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स द्वारा, जो BSF द्वारा कथित तौर पर 100 से अधिक लोगों को, जो अवैध नागरिक हैं जो बांग्लादेश के, उनको वापस भेजने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने इसे नाकाम कर दिया है। तो ये खबर आ रही है। बांग्लादेशी सीमा बल ने दरअसल अपने जवानों को हाई अलर्ट पर रखते हुए 113 किलोमीटर लंबी सीमा पर गश्त और निगरानी बेहद तेज कर दी है। तो ये बांग्लादेश जो है उसकी घुसने नहीं दे रहा है। उसके अवैध लोग तो आ जाते हैं आसानी से, लेकिन वापस जा नहीं पा रहे हैं। तो फिर देखिए, नेशनल सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया में TMC के बागी सांसदों के विलय से बदला सियासी समीकरण। दरअसल तृणमूल कांग्रेस के 20 बागी लोकसभा सांसदों ने नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया यानी कि NCPI में विलय का फैसला किया है। और इस विलय और NDA को समर्थन मिलने के बाद अगर आप देखें तो लोकसभा में NDA के कुल सांसदों की संख्या 312 हो जाएगी। और इस राजनीतिक फेरबदल से विपक्षी इंडिया ब्लॉक जो है उसकी और भी ज़्यादा कमज़ोर हो गया। सांसदों की संख्या बढ़ने से NDA सरकार के लिए महत्वपूर्ण विधेयकों और जो संवैधानिक संशोधन है उसको पारित करना बेहद आसान हो जाएगा। फिर आगे देखिए तो कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन का राज्यसभा नामांकन रद्द होने पर BRS ने उठाए हैं सवाल। दरअसल कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन का मध्य प्रदेश से राज्यसभा नामांकन रद्द होने पर सियासी घमासान छिड़ गया है। भारत राष्ट्र समिति यानी कि जो BRS है उसके कार्यकारी अध्यक्ष KT रामा राव ने बड़ा आरोप लगाया है। और उन्होंने कहा है कि तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री हैं रेवंत रेड्डी, उन्होंने ही उनके खिलाफ ही फर्जी केस लगा करके यह नामांकन रद्द करवाया। हलफनामे में अगर आप देखें तो आपराधिक मामले की जानकारी छिपाने के कारण उनका पर्चा भी खारिज हुआ है। तो ये एक बड़ी बात सामने आ रही है कि ये चीज़ दरअसल जो नामांकन खारिज हुआ है इसके पीछे बताया जा रहा है कांग्रेस ही जिम्मेदार है, उसके मुख्यमंत्री ही जिम्मेदार है, ये आरोप लगाई जा रही है। फिर देखिए TMC में बगावत में ममता घिरी हैं। दरअसल पश्चिम बंगाल की राजनीति में बड़ा भूचाल आ गया है और तृणमूल कांग्रेस के कई सांसद और विधायकों की बागी गुट ने पार्टी नेतृत्व के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। विपक्षी दल इसे ममता बनर्जी के लिए राजनीतिक कर्म का चक्र बता रहे हैं। कभी कांग्रेस से अलग होकर के भी नई पार्टी बनाने वाली ममता अब अपनी ही पार्टी में टूट और असंतोष की चुनौती का सामना कर रही हैं। तो ये जो है भारतीय जनता पार्टी इस तरीके से आरोप लगा रही है कि ये भाई अब जैसा कर्म करो है वैसे ही इस तरीके की बात है। तो फिर देखिए कपिल सिब्बल ने की है बागी TMC सांसदों को अयोग्य घोषित करने की मांग। दरअसल पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में हार के बाद TMC के 20 सांसदों ने पार्टी छोड़ करके नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी में विलय का फैसला किया है। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद है कपिल सिब्बल। इन्होंने इन बागी सांसदों की कड़ी आलोचना करते हुए उन्हें अयोग्य घोषित करने की मांग की है। कपिल सिब्बल का कहना है कि कानूनन कोई भी गुट एक तरफा दूसरी पार्टी में विलय नहीं कर सकता जब तक मूल पार्टी खुद ऐसा न चाहे। वहीं बागी सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष से मिलकर के सदन में अलग बैठक की व्यवस्था करने की भी मांग की है। फिर देखिए तो RTI एक्टिविज्म पर सुप्रीम कोर्ट सख्त है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने एक RTI एक्टिविस्ट और उनके सहयोगियों को बड़ा झटका देते हुए अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने कहा है कि RTI एक्टिविज्म अब धंधा बनता जा रहा है। मामला पंजाब के गुरदासपुर में सड़क निर्माण कार्य में कथित बाधा डालने और मजदूरों को धमकाने के साथ साथ अधिकारियों को काम में हस्तक्षेप करने से जुड़ा हुआ है। कोर्ट ने साफ कहा है कि निर्माण कार्य की निगरानी करना संबंधित सरकारी एजेंसियों का काम है, किसी स्वयंभू एक्टिविस्ट का नहीं है। तो ये बड़ी बात है। फिर देखिए चीन ने दुनिया की पहली कमर्शियल ब्रेन चिप लॉन्च कर दी है। ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस टेक्नोलॉजी को कमर्शियल बनाने की वैश्विक दौर में चीन ने एलन मस्क को पीछे छोड़ दिया है। बीजिंग की जो सिंधुआ यूनिवर्सिटी है और शंघाई की न्यूराकल टेक्नोलॉजी के शोधकर्ताओं ने नियो नाम की पहली कमर्शियल ब्रेन चिप विकसित की है। सफल क्लिनिकल ट्रायल के बाद इसे आधिकारिक मंजूरी भी मिल गई है। और सिक्कों के आकार का यह जो डिवाइस है रीढ़ की हड्डी की चोट और पैरालिसिस से जूझ रहे मरीजों को उनके नर्वस सिस्टम पर फिर से नियंत्रण पाने में मदद करेगा। तो एक बड़ी बात है। तो इस तरीके से मैंने आपको दुनिया की तमाम सभी खबरों को एक ही वीडियो में देने की कोशिश की है। आज हम फटाफट खबरों को नहीं दे पा रहे हैं समय की कमी के कारण। तो फिर मिलेंगे एक और नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।